हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है द कॉमर्स एस्पायरेंट्स। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अभी मैं हाजिर हूँ यूनिट 1 को लेकर के, जो कि IBO 3 का है। और इस IBO 3 के पेपर का नाम है इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। तो नाम से आपको पता चल गया होगा, इसमें हम इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है विद अदर कंट्रीज़ उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आएगा। तो वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने के पहले कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशन जो भी मैं वीडियोस डालूंगा उसकी मिलती रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो 1.6 में हमारा ये अवेलेबल है, मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट सेक्टर, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई एम गोना डू इट। आई होप कि आपको पसंद आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। अमंग द मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन एक्सपोर्टर इंक्लूड poor quality image, high cost, unreliability, infrastructural bottlenecks, inadequacy of trade information systems, supply problems, faceless presence, uncertainties, procedural complexities and institutional rigidities, etc। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें बता दी गई ऑलरेडी, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। इसको नीचे में जो है एक एक करके थोड़ा डिटेल में बताया गया है। ठीक है, राइट। सो वी आर गोना डिस्कस इट वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट। Poor quality image. Made in India does not enjoy good reputation in the market abroad. Rather, it is considered to be a sign of poor quality. The products manufactured in Japan, Korea, and now even China are frequently quoted abroad as examples of dependable quality. ओके, सो बात बताई जा रही है कि मेड इंडिया इंडिया जो है, जो हमारा एक टैग है जो कि हम अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर डालते हैं, इसका एक जो रेपुटेशन है वो इंटरनेशनल मार्केट में उतना अच्छा नहीं है। रादर देन इसको जो है एक तरह से पुअर क्वालिटी के रूप में देखा जाता है। अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर मेड इन इंडिया लिखा हुआ होता है किसी फॉरेन कंट्री में, तो वहाँ के लोग समझते हैं कि ये पुअर क्वालिटी का है बिकॉज इट इज़ मेड इन इंडिया, राइट। और बात कही जा रही है जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि जापान में बनते हैं या कोरिया में बनते हैं या इवन जो चाइना में बनते हैं, उसे लोग डिपेंडेबल क्वालिटी की मानते हैं, ना कि हमारे प्रोडक्ट्स को, राइट। सो पुअर क्वालिटी इमेज जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है हमारी कंट्री के लिए। और ये एक्चुअली एक दिन में नहीं बनी है, इसको बनने में काफ़ी साल लगे हैं और इसको दूर करने में भी काफ़ी साल लगेंगे। बट धीरे धीरे अगर गवर्नमेंट अच्छे स्टेप्स लेती रही तो जो वक्त है वो बदलेगा और जो हमारी क्वालिटी है वो बेहतर होगी, राइट। Despite the measures taken under the Sports Act and other laws, and exports continue to suffer because of the quality problem। वही बात कही जा रही है कि बहुत सारे स्टेप्स लेने के बावजूद, जैसे कि एक्सपोर्ट में बढ़ावा मिले, उन सारे स्टेप्स को लेने के बावजूद जो हमारी जो एक्सपोर्ट जो सर्विसेज हैं, जो एक्सपोर्ट हैं, वो उसमें ज़्यादा बढ़ावा नहीं आया है एक तरह से। वो भी क्यों, तो क्वालिटी प्रॉब्लम के कारण ही। ठीक है, ऑन सेवरल ओकेजन्स केयरलेस एंड लैक ऑफ कमिटमेंट ऑन द पोर्ट ऑन द पार्ट ऑफ एक्सपोर्टर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो कभी कभी जो एक्सपोर्टर होता है उसका जो केयरलेस और जो लैक ऑफ कमिटमेंट है किसी प्रोडक्ट को लेकर के, ठीक है, तो वो भी एक तरह से रिस्पॉन्सिबल हो जाता है पुअर क्वालिटी इमेज के लिए। बिकॉज if you are supplying any kind of good, you have to supply the services as well. So if they find any problem with your product, they will talk to you, right, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है, तो आप मुझे ये ठीक करके दो। सो आपकी ड्यूटी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको ठीक करके दो। कभी कभी क्या होता है कि जो एक्सपोर्टर होता है उसकी केयरलेसनेस होती है कि नहीं छोड़ो ना यार, भेज तो दिया, मुझे पैसे मिल गए, अब मुझे क्या ज़रूरत है। तो एक तरह से क्या होगा कि उसके दिमाग में आएगा कि नहीं यार, इंडियन प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को सजेस्ट करेंगे कि नहीं आप इंडियन माल मत खरीदो। ठीक है ना, तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो इसमें आ जाएंगी, राइट। तो पुअर क्वालिटी इमेज हो गया। आगे चलते हैं। हाई कॉस्ट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन एक्सपोर्ट फाइनेंस इज सब्सटेंशियली हाई एज कम्पेयर टू द अदर्स कंट्रीज। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इंटरेस्ट रेट्स अलोन कंसिडरेटली कॉन्स्टिट्यूट नियरली 15% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन इंडिया। तो बात की जा रही है जो इंटरेस्ट रेट है हमारा वो काफ़ी हाई है, 15% तक का इंटरेस्ट रेट पड़ जाता है हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के, जिसके कारण से जो प्राइस है गुड्स का वो काफ़ी हाई हो जाता है और लोग जो है हमारे प्रोडक्ट्स के लिए सब्स्टिट्यूट ढूंढने लगते हैं। मान लीजिए वो लोग दार्जिलिंग की चाय पी रहे हैं और दार्जिलिंग की चाय काफ़ी महंगी है विदेशों में, तो अगर चाइना कोई चाय सप्लाई कर रहा है जो कि दार्जिलिंग की चाय के मुकाबले थोड़ी सी कम प्राइस में है, तो लोग क्या करेंगे, लोग उसको लेना प्रेफर करेंगे, उसको ख़रीदना शुरू कर देंगे। तो हाई कॉस्ट एक काफ़ी मेजर इशू है। Moreover, the bank charges in India work out to a nearly 33% compared to 1% in other countries like जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ के बैंक पे है और बैंक भी है वो भी 3% तक का जो है बैंक चार्जेस लेते हैं। बल्कि अगर आप किसी और कंट्री में चले जाइएगा तो जो वहाँ की कंट्रीज़ हैं लाइक जापान हो गया, कोरिया हो गया, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो इंटरेस्ट जो जो बैंक चार्जेस है वो सिर्फ 1% लेते हैं, राइट। सो ये भी एक तरह का हर्डल है, ये भी एक तरह की प्रॉब्लम है ना। The port charges in India are stated to be the 3 to 4 times higher than
दोज ऑफ कोलंबो, हांगकांग, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया। तो वही बात कही जा रही है, जो पोर्ट चार्जेस है, मतलब जहाँ से आपने अपने सामान को भेजना है, राइट, जिस भी पोर्ट से भेजना है, तो वहाँ की जो पोर्ट चार्जेस होंगी वो भी जो है हमारे यहाँ काफ़ी हाई है इन कंपैरिजन टू कोलंबो, हांगकांग, सिंगापुर और साउथ कोरिया, ठीक है। तो हाई कॉस्ट की ये बात आ गई। अब बात आती है इसी में एक और एक बात और की गई है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स एंड लो प्रोडक्टिविटी ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन इंडिया। तो ये तो होना ही है, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी बेहतर नहीं है तो आप पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हो, राइट, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम कैसे होगा? अगर आप नई टेक्नोलॉजी नहीं लाओगे तो आपके काम में तेज़ी कैसे आएगी, राइट। सो जिसके कारण से इसके कारण से भी हाई कॉस्ट जो होता है वो काफ़ी हाई हो जाता है, ठीक है। मैं चाहूँगा कि रेस्ट जो है आप थोड़ा सा पॉज करके इसको पढ़ लीजिए, आपको जो आइडिया है क्लियर मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे हाई कॉस्ट होता है, राइट। उसके बाद देखिए अनरिलायबिलिटी एक टॉपिक है। एज पॉइंटेड आउट अबव द प्रोडक्ट्स originating फ्रॉम इंडिया आर कंसिडर्ड टू बी अ पुअर क्वालिटी। Besides quality, Indian exporters are regarded as unreliable on certain other factors, such as going back on a contract or refusing to fulfill it on its original terms, inability to provide prompt after sale service। वही बात कही गई जो मैंने आपको बताया अभी, कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हो किसी को तो आपको उसके साथ सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी होंगी। अगर आपका प्रोडक्ट तुरंत ख़राब हो जाता है तो आपकी आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप या फिर तो उस प्रोडक्ट को चेंज करके दो या फिर तो उसे बना करके दो, ताकि जो भी जिसने भी आपसे वो सामान ख़रीदा है वो खुश रहे आपसे, ठीक है, कि आफ्टर सेल जो आपकी सर्विस है वो बहुत अच्छी है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऊपर रिलाय करेंगे, नहीं मेरा प्रोडक्ट तो भाई मैं इसी से लूँगा, क्योंकि ये जो है प्रोडक्ट तो देता ही है, कुछ ख़राब अगर होता है तो वो ठीक कर देता है, चाहे वो फ्री में करे या कुछ पैसे लेके करे, लेकिन ठीक तो कर देता है ना। तो इंडिया में क्या है कि बहुत सारी कंपनीज़ की ये एक तरह से आदत बन चुकी है कि उन्होंने बस अपना सामान बेच दिया, उनको पैसे मिल गए, बस उनका छुटकारा हो गया, उनको अब उस सामान से कुछ लेना देना नहीं है। सो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। जैसे आप सैमसंग को ले लो, सैमसंग कितना अच्छा एग्जाम्पल सेट करता है। जब जब सैमसंग के किसी प्रोडक्ट को खरीदोगे तो उसके सर्विस सेंटर है ना अलग अलग जगहों पे, 1 साल की वारंटी है, 2 साल की वारंटी, आफ्टर वारंटी यू विल हैव टू पे, अदरवाइज़ अगर विद इन वारंटी किसी तरह कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो इंडियन एक्सपोर्टर्स इस्तेमाल नहीं करते, तो जिसके कारण से जो होता है हमारे एक्सपोर्ट को अनरिलायबल कहा जाता है, हमारे प्रोडक्ट्स को अनरिलायबल कहा जाता है, राइट। बिसाइड्स क्वालिटी इंडियन एक्सपोर्टर्स आर रिगार्ड, ये तो हो गया, कभी आगे चलते हैं। हम जो है एक तरह से इनेबिलिटी अपनी दिखा देते हैं कि नहीं हम आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड नहीं करते, तो जिसके कारण से जो लोग होते हैं वो अनरिलायबल हो जाते हैं हमारे ऊपर, राइट। एक्सपोर्टर्स फ्रॉम कंट्रीज़ लाइक जापान, साउथ कोरिया एंड ताइवान नॉर्मली रिप्लेस अ डिफेक्टिव कंसाइनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विदाउट टेकिंग मच टाइम। वही बात कही गई कि अगर आप जापान का कोई सामान इस्तेमाल कर रहे हो, साउथ कोरिया का कोई सामान इस्तेमाल कर रहे हो, या ताइवान का कोई इस्तेमाल कर रहे हो सामान, तो क्या होगा कि अगर आपका कोई इसी तरह का कोई असाइनमेंट अगर डिफेक्टिव निकल जाता है तो वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उस असाइनमेंट को रिप्लेस कर देंगे और ज़्यादा वक्त भी नहीं लगाएंगे। तो ये चीज़ें जो है ना वो विदेशों में लोग करते हैं, बट हमारे यहाँ इंडिया में थोड़ी सी सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है, जिसके कारण से जो होते हैं लोग हमें अनरिलायबल समझते हैं, या फिर हम यहाँ जो रिलायबिलिटी है वो प्रोवाइड नहीं करवा पाते लोगों को, राइट। सो मैं भी चाहूँगा कि आप इसको ज़रा सा पॉज करके पढ़ लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स देख लेते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब तो आप समझ ही रहे हो, जो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है, जो भी एक सिनेरियो बना हुआ है, जो भी एक डोमेन बना हुआ है वो बेहतर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ बेहतर नहीं है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देती हो। और बॉटलनेक्स का मतलब एक तरह से प्रॉब्लम्स हो गया, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्रॉब्लम्स है हमारे यहाँ, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम्स होती है। In India, infrastructural shortages such as energy shortage, inadequate and unreliable transport and communication facilities hinder growth of export। तो वही बात बता दी गई कि क्यों किस किस के कारण से जो ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट में जो प्रॉब्लम होती है वो किस किस कारण से होती है। तो पहला बताया गया एनर्जी शॉर्टेज, ठीक है, इनएडुक्वेट एंड अनरिलायबल ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट है हमारे यहाँ वो अनरिलायबल है और इनएडिक्वेट है, मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट चाहिए। कम्युनिकेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं है, जिसके कारण से जो ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट है वो रुक जाता है। पावर शॉर्टेज और ब्रेक डाउन डिसरप्ट प्रोडक्शन शेड्यूल्स। तो हमारे यहाँ पावर शॉर्टेज की भी प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए प्रोडक्ट में आपके फैक्ट्री में किसी तरह काम हो रहा है, अचानक से लाइन चला गया तो क्या होगा, पावर की शॉर्टेज हो जाएगी और एक तरह से क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब आपका जो काम है उसमें ब्रेक लग जाएगा, आप कर नहीं पाओगे, तो प्रॉब्लम्स होंगी काफ़ी, है ना। तो ये जो प्रॉब्लम्स ये क्यों होती हैं, ये इसलिए होती है क्योंकि हमारे यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत नहीं है, वो बेहतर नहीं है। अगर वो बेहतर होगा तो ये सारी चीज़ें होंगी नहीं, और अगर होंगे भी तो इन सब से बहुत जल्दी हम निपटारा पा लेंगे और हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन हमारे यहाँ वही चीज़ नहीं है,
राइट। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। इम्प्रूविंग द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अगर आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम इम्प्रूव कर लेते हो, इंक्लूडिंग द एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोर्ट ऑफिस, पोर्ट फैसिलिटीज़, जो पोर्ट फैसिलिटीज़ है उसको आपने मॉडर्नाइज कर दिया है ना, जो चार्जेस है उसको रेशनलाइज कर दिया, मतलब थोड़ा कम कर दिया। इम्प्रूविंग द प्रोसीजरल सिस्टम, जो प्रोसीजर का सिस्टम है उसको थोड़ा सा और बेहतर बना दिया, जिससे क्या होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बॉटलनेक्स है, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी ठीक हो जाएंगी। इन एडिक्वेसी ऑफ ट्रेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये भी एक इशू है। हम यहाँ ट्रेड तो कर रहे हैं लेकिन हमारे पास ट्रेड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मतलब आपके साथ इन फ्यूचर में जाकर के कुछ भी हो सकता है, इफ़ यू डोंट हैव द बुक, इफ़ यू डोंट हैव द कॉन्स्टिट्यूशन, और इफ़ यू डोंट हैव द लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन, मैं यहाँ पे लॉज की बात कर रहा हूँ, जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी सेक्टर में के लिए बनाई गई है, राइट। Efficient trade information system is essential for success in the dynamic global market, right? Electronic commerce, including electronic data interchange and internet, are playing very significant role in world trade. तो वर्ल्ड ट्रेड में जो है बात की जा रही है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है, ई कॉमर्स होता है, इंटरनेट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वर्ल्ड ट्रेड में। विद द फिनोमिनल एक्सपेंशन ऑफ द इंटरनेट, इट हैज़ बिकम वेरी ईजी इन द वर्ल्ड टुडे टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो जिस तरह से चीज़ें बदली हैं उससे ये काफ़ी आसान हो गया है कि आप इन्फॉर्मेशन को जो है कहीं पर भी बैठे बहुत ही आसानी से पा सकते हो। यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, यू डोंट हैव टू मीट विद डिफरेंट पीपल्स टू नो एनीथिंग, यू जस्ट टाइप इट ऑन गूगल, ठीक है। आप गूगल करो, आपको आंसर सब कुछ पता चल जाएगा। हाउएवर इन इंडिया, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ पावर फैसिलिटीज़ ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिपेंड ऑन इंटरनेट और फॉर ऑब्टेनिंग लेटेस्ट ट्रेड इन्फॉर्मेशन। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये जो इग्नू का बुक है ये काफ़ी पुराना है, काफ़ी साल पहले का, जिसमें डेटा जो है वो रिसेंट का नहीं है। तो इसमें देखिए यहाँ पे बात कही गई है कि जो इंटरनेट सर्विसेज है हमारे यहाँ काफ़ी कॉस्टली हैं और एक तरह से सभी के पास नहीं है, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम होती है। आप बैठ के इंटरनेट पे नहीं कर सकते सारी काम। लेकिन अभी के सिनारियो में ये बिल्कुल उल्टा है। अभी का सिनारियो ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तकरीबन हर आदमी के पास स्मार्टफ़ोन है, और स्मार्टफ़ोन है तो उसके पास 4G होना ही है। तो एक तरह से इंटरनेट अभी के ज़माने में है, जिसके कारण से ये चीज़ें जो है वो बेहतर हुई हैं, लेकिन पहले नहीं थी। Some of the developed countries have mentioned that they would not likely to trade with a country whose exporters and importers are not in a position to complete necessary formalities through the mode of electronic data interchange। तो वही बात कही जा रही है कि कुछ कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़, उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, हम उन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड नहीं करेंगे जो कि जो मेजर, जो इम्पोर्टेंट जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको अगर वो लोग पूरा नहीं कर पाते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकली डेटा को इंटरचेंज अगर नहीं कर पाते हैं तो हम उनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि अभी ऑन पेपर होने का वाला कुछ ज़माना नहीं रहा। चीज़ें बदल गई हैं, सब कुछ ऑनलाइन होता है, राइट। इन इंडिया सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस हैज़ नॉट बीन मेड सो फार इन दिस डायरेक्शन। तो वही बात कही जा रही है कि इंडिया में जो है कोई सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस नहीं हो पाया है पिछले कुछ सालों में, ठीक है। तो ये कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थे जो कि हम लोगों ने अभी किए हैं, राइट। इसके बाद 3 टॉपिक्स हैं। सप्लाई प्रॉब्लम, तो सप्लाई भी एक काफ़ी बड़ा इशू है। जैसे कि आपके पास ऑर्डर हो गया लेकिन आपने सप्लाई करने में देर कर दिया, तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है फॉरेन ट्रेड में, राइट। ए सीरियस ड्रॉबैक ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट सेक्टर इज द इनएबिलिटी टू प्रोवाइड कंटिन्यूस एंड स्मूथ सप्लाई इन एडिक्वेट क्वांटिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सेवरल प्रोडक्ट्स। वही बात कही जा रही है कि सेवरल प्रोडक्ट्स के रिस्पेक्ट में ये बात कही जा रही है कि जो क्वांटिटी में लोगों को डिमांड है, जिस क्वांटिटी में लोगों को वो सामान चाहिए, आप उस क्वांटिटी में उसको पूरा नहीं कर पा रहे हो, आप उस उतना क्वांटिटी जो है आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो। तो एक तरह से सप्लाई प्रॉब्लम है। सप्लाई अगर अच्छी रहेगी तो एक तरह से मार्केट में जो डिमांड है आप उसको मीट आउट कर पाओगे, राइट। सो अगर सप्लाई अच्छी नहीं रहेगी तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। आपके पास जो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है एक मार्केट में पकड़ बनाने का, वो नहीं आप बना पाओगे, है ना। तो सप्लाई प्रॉब्लम भी एक काफ़ी बड़ा इशू है हमारे यहाँ। The problems is that much of the exporting is a result of residual approach rather than conscious effort of producing for export। वही बात कही जा रही है, हमारे यहाँ जो चीज़ें होती हैं एक्सपोर्ट जो हम लोग करते हैं वो हम लोग रेसिडुअल अप्रोच अपनाते हैं। मतलब हमारे यहाँ जो सामान बच जाते हैं ना, हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो तो करते हैं अपना, जो सामान बच जाते हैं इस्तेमाल करने के बाद हम उनको बाहर भेज देते हैं बेचने के लिए, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। आपने जो है अपने सामान को प्रोड्यूस करना है फॉर द पीपल्स हु आर लिविंग आउटसाइड योर कंट्री, ठीक है। आपको उन लोगों के लिए प्रोड्यूस करना है जो कि इंडिया के बाहर रह रहे हैं। तो क्या कर, तो फिर आप जाकर के एक बड़े एक्सपोर्टर बन पाओगे। अगर आप अगर ये सोचोगे कि मेरी एक कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है, इंडिया में काम कर रही है, आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो, प्रोडक्ट बनाने के बाद आपका कंजम्पशन मार्केट में 100 का है, आपने 200 प्रोडक्ट बना दिए, तो 100 प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा हो गए, तो आपने किसी कंट्री में उसे भेज दिया, राइट। माफ़ी चाहूँगा। तो आपने जब उसे उस कंट्री में भेजा तो वहाँ पे जो भी है सेल हुआ नहीं हुआ कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
मेन है कि आप जो भेज रहे हो वो तब आप भेज रहे हो जब आपकी ज़रूरतें पूरी हो गई है। आप उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रख कर के अपने प्रोडक्ट को नहीं बनाया। तो हमें करना वही है, ठीक है? हमें उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रख कर के प्रोडक्ट बनाना है और उसको फिर मार्केट में सेल करना है। ठीक है? द टेंडेंसी फॉर एक्सपोर्टिंग व्हाट वी प्रोड्यूस रादर देन प्रोड्यूसिंग फॉर एक्सपोर्ट स्टिल कंटिन्यूज़ टू कैरेक्टराइज़ द एक्सपोर्ट बिहेवियर। वही बात कही जा रही है, ठीक है? फेसलेस प्रेज़ेंस देख लेते हैं। मेजर एक्सपोर्ट आइटम्स ऑफ इंडिया लाइक सी फूड, leather manufacturers, spices etc. have in many cases a faceless presence in foreign market। ठीक है, तो फॉरेन मार्केट में इन सब चीज़ों का जो है ना कोई फेस नहीं है, कोई एक ऐसा चीज़ नहीं है जिसके ज़रिए लोग ये समझ सकें कि नहीं ये इंडियन प्रोडक्ट है या एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। मतलब मान लीजिए कोई चीज़ अगर मैं ऐड करूँ तो वो नहीं चलेगी, लेकिन अगर मेरा ही ऐड अगर कोई और मेरे नाम पे करे लाइक शाहरुख खान, सलमान खान या जो भी एक सेलिब्रिटी स्टेटस मेंटेन करता है, सेलिब्रिटी स्टेटस को कैरी करते हैं, अगर वो लोग अगर ये सब चीज़ों को करें तो एक तरह से क्या होगा, मेरी जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, राइट? जैसे कि आप मेरे चैनल का एग्जांपल ले लो। मेरे चैनल में अगर सलमान खान अगर आएँ और वो कहें कि नहीं ये चैनल काफ़ी अच्छा है, आप कॉमर्स के लिए इसमें पढ़ सकते हो, तो एक तरह से क्या होगा कि लोगों को देख कर के ये अच्छा लगेगा, है ना? तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल के साथ जुड़ेंगे। सो ये जो एक फेस होना चाहिए ना, एक चेहरा जो होना चाहिए किसी भी काम के साथ, वो चेहरा इंडिया में प्रोवाइड नहीं हो पाता, जिसके कारण से लोग जो है भरोसा नहीं कर पाते। ऑल्दो दीज एक्सपोर्ट्स में अंडरगो फर्दर प्रोसेसिंग और रीपैकिंग, इन मैनी केसेस सेवरल केसेस द इंडियन एक्सपोर्ट्स are sold in the foreign markets in the same direction as they are exported, but not foreign fetched a much higher price than the same product within an Indian name। तो काफ़ी कुछ बता दिया गया है यहाँ पे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं फेसलेस प्रेजेंस में। आगे देख लेते हैं अनसर्टेनिटीज़, प्रोसीजर कॉम्प्लेक्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशनल रिजिडिटीज़। बात की जा रही है अनसर्टेनिटी एक तरह से बनी हुई है कि ये जो पॉलिसी है कब तक चलेगी, या आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो किस कंट्री में किस कब कितना इन्वेस्ट करोगे, आगे जाके करोगे कि नहीं करोगे। ये कुछ चीज़ें जो हैं जो कि अनसर्टेनिटीज़ हैं, मतलब हम सर्टेन नहीं हैं, हम श्योर नहीं है कि हम ये करेंगे ही करेंगे, है ना? जब ज़रूरत पड़ेगी हमारे पास पैसे ज़्यादा होंगे तो हम जा कर के शेयर खरीद लेंगे, राइट? तो अनसर्टेनिटी होती है, प्रोसीजर कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, किसी प्रोसेस को करने के लिए काम टाइम लगता है, राइट? जैसे इंडिया का जो रैंक है वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में अभी 77th है। मोदी जी के आने के बाद से उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं इस क्षेत्र में, जिसके कारण से जो प्राइस है, जो एक तरह से वैल्यू है वो थोड़ी सी गिरी है। जो प्रोसीजरल एक्टिविटीज़, जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसको दूर करने का कोशिश की गई है, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे लाभान्वित हो सकें, है ना? तो वो एक इशू है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल रिजिडिटीज़, आपका जो इंस्टीट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग अगर आप कोई बात लिखी हुई है जो कि कानूनन आप उसके खिलाफ है, तो लोग क्या करेंगे, लोग उसको स्टॉप कर देंगे, आपको अलाउ नहीं करेंगे कि आप बोलो, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस की हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है जो कि मैंने स्टार्ट किया है। आप अगर चाहें तो मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द अबाउट सेक्शन। ठीक है, कहाँ क्लिक करना है आपने आपने सबसे पहले मेरे वीडियो वाला जो चैनल है उस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा आगे जाना है, फिर आपने वहाँ पे फ़ोटो देखना है। आप फ़ोटो देखोगे मेरा, आप वहाँ से चाहो तो क्लिक करके लगा सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया, थैंक यू, अपना ध्यान रखिए।